आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राहुल गांधी के मुद्दे पर संग्राम लगातार जारी है। केजरीवाल ने अडानी के बहाने मोदी पर हमला किया तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया। आप नेता राहुल को कवर फायर दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के पहिए पर पीएम ने ब्रेक लगा दी है। इसी से विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष की है या फिर विपक्ष भी अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। और अगर ऐसा है तो फिर 24 का रास्ता आखिर कैसा होगा? भ्रष्टाचार पर विपक्ष बनाम बीजेपी, राहुल को कवर फायर दे रहे केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा और सदस्यता गंवाने के मुद्दे पर दो तरफा राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई। पहली लड़ाई बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल से और दूसरी लड़ाई खुद विपक्ष के भीतर की। आखिर 24 के चुनाव में विपक्ष का सर्वमान्य नेता हो तो कौन हो? दो तरफा लड़ाई में विपक्ष के दिग्गज कई बार राहुल का साइड लेते नजर आए तो कई बार दिखावे की हवाई फायरिंग करते रहे। अब केजरीवाल ने राहुल के समर्थन में बयान दिया है। अडानी मुद्दे पर सीधे मोदी पर निशाना बोल दिया है। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है। बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल हमेशा से मोदी को टारगेट करते रहे हैं। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के पहिए पर ब्रेक लगा दी। हताश केजरीवाल राहुल गांधी को कवर फायर दे रहे। विपक्ष के खिलाफ पीएम मोदी ने खुद भी कमान संभाल ली है। मोदी ने सीधे सीधे विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी चेहरे एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। साफ है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार में ठन चुकी है। मोदी के आक्रमण पर जब नीतीश से सवाल किया गया तो उन्हें अटल का दौर याद आ गया। तब बात अलग थी। नीतीश का कहना था कि अब तो सब अपनी तारीफ खुद करने में लगे रहते हैं। विपक्षी एकता पर सवाल के जवाब में नीतीश का कहना था कि अभी तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहल करेगा। लेकिन राहुल के मुद्दे पर नीतीश का मौन व्रत जारी रहा। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। हम तो इंतजार कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। विपक्ष और बीजेपी के बीच अलग अलग खुले मोर्चे में एक मोर्चा कर्नाटक का भी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन विपक्षी एकता नदारद है। केजरीवाल अलग ताल ठोक रहे हैं और कांग्रेस अलग। ब्यूरो रिपोर्ट। तो विपक्ष अलग है, कांग्रेस अलग है और सीधे सीधे मुकाबला सभी का भारतीय जनता पार्टी से है। यानी कि अपनी ढपली अपने राग के रास्ते पर विपक्षी पार्टियां आगे चल रही है। अब ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर कि 2024 का रास्ता कैसे होगा, कौन होगा, किसका चेहरा सबसे आगे रखा जाएगा और किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और विपक्षी एकता का क्या मतलब है अगर इस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका।
रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। और संगीता शर्मा जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे सीधे सबसे पहले सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे ही है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं सभी एक मंच पर आ गए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त ये सभी चेहरे, इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन आपको एक मंच पर आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है? और ये कहना कहां तक उचित है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे हैं या लिप्त पार्टियां हैं सभी एक मंच पे आ गई? नेहा जी, इसे बताने की भी जरूरत है। सारे मौसेर भाई इस समय इकट्ठे हैं। पहला वाकया बताता हूं, जब 9 दलों ने चिट्ठी लिखा, फारूक अब्दुल्ला जी सबसे ऊपर थे। 113 करोड़ का खेल घोटाले का केस उनके ऊपर चल रहा है। बाकी तेजस्वी यादव चाहे जो भी है, ये सारे लोग, उसमें जो 9 लोगों ने चिट्ठी लिखा था, सबके ऊपर केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। और उस ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है कि जो यूपीए सरकार में भी वो भ्रष्टाचार खुले थे। लालू यादव जी 97 में केस चल रहा था उनका, तब से है, और आज तक उसकी जांच चल रही है, क्योंकि उन्होंने जमीन के बदले नौकरी देने की बात की थी। ये सारे मौसेरे भाई इकट्ठे हैं। अब बात आती है महत्वाकांक्षा की। विपक्ष में महत्वाकांक्षी देखिए किस तरीके से अगुआ बनकर राहुल गांधी जी के जैसे ही उनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तुरंत वो वैक्यूम भरने आ जाते हैं। कौन? संगीता जी के नेता अरविंद केजरीवाल जी बयान देना शुरू करते हैं। देखिए, आप एक क्रोनोलॉजी समझिए इनका कि 4 साल 5 साल हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते थे। पहले शुरू में बहुत बोलते थे। आज अभी आपने जो बयान सुनाया, उन्होंने कहा अडानी में पैसा लगा है मोदी जी का। अब मोदी जी पर ये हमला कर रहे हैं। इनका हमला हुआ था किस पर पहले? जिसके साथ इन्होंने बच्चों की कसम खाकर सरकार बनाई। शीला दीक्षित जी के खिलाफ 2000 पन्ने का इनके ऊपर आरोप था, वो सारे आरोप गायब हो गए। लोकपाल गायब हो गया। बच्चों की कसम खाया कि सरकार नहीं बनाएंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन बनाया किसके साथ? सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। वो नेता है ये। दूसरे केसीआर जी है, उनकी महत्वाकांक्षा अलग है प्रधानमंत्री बनने की। ममता बनर्जी जी की अलग है। नीतीश जी के आरोप, देखिए आरोप तो लगते रहते हैं, और आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लगा रहे हैं केजरीवाल। संगीता जी ये कह रहे, देखिए इतने साल हो गए, लेकिन अब आप लोगों को क्यों ये याद आया कि देखिए जो अडानी है, अडानी का की कंपनी में जो पैसा लगा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है। अडानी तो सिर्फ एक मैनेजर है। दरअसल अगर अमीर कोई बनेगा, अगर अडानी का नाम आके आता है तो वो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आके आएगा। तो यानी कि इन बयानों के क्या मतलब निकाले, क्या कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब याद क्यों आया उन्हें इतने वक्त बाद? अश्विनी भाई की बौखलाहट बता रही है कि क्या चल रहा है, कि कहीं सारा विपक्ष एक साथ ना आ जाए। बहुत बेचैन हो रहे हैं आज भाई साहब, वैसे बहुत शांत रहते हैं। तो देखिए जो इस समय देश में चल रहा है, और ये कह रहे हैं अडानी जी की याद कैसे आई, महोदय अडानी जी की। तो देखिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, खुलासा हुआ, तो भाई सबको जानने की इच्छा थी कि भाई अब चल क्या रहा है उसके बारे में जाना जाए। तो भाई लगातार विपक्ष ने सवाल उठाया। आज 11 दिन हो गए, संसद नहीं चल पाई, क्योंकि राहुल जी, मोदी और अडानी जी 2 ही मामले सदन में चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चल रहा। तो लगातार जो बात चल रही थी कि 11 दिन संसद को हो गए, इतना रुपया खर्च होता है एक दिन की संसद में, 9 करोड़ रुपए एक दिन में लग जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, अरे भाई ऐसा क्या रिश्ता है? यही तो राहुल जी ने भी पूछा था कि आपके मुंह से एक चीज नहीं निकल रही। आज आप भाई माननीय मोदी जी, मेरे अश्विनी भाई कह रहे थे कि बहुत झूठ बोलते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, तो शायद ये भूल जाते हैं 2014 से पहले के माननीय नरेंद्र मोदी जी के सारे भाषण इनको सुनने चाहिए। तो इनको फर्क समझ में आएगा कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। नेहा जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 करोड़ रोजगार की, किसानों की आय दुगनी की, वो तो छोड़िए, आजकल उनका एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है। आप हर जगह देख लेंगे कि जो भी संसद में दागी लोग हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ऐसी एक कमेटी बनाऊंगा। आज संसद में सबसे बड़ी संख्या किसके सांसदों की है नेहा जी? बीजेपी की। कितने सांसद दागी हैं? पूछिए जरा अश्विनी भाई से, कितने सांसद दागी हैं? 301 में से 116 सांसद जो है वो दागी हैं, और 87 तो ऐसे हैं जिन पर बहुत गंभीर आरोप हैं
तो सोचिए इनके नेता दागी हैं, तो क्या केवल विपक्ष की ही सदस्यता करेंगे बंद? एक आजम खान जी की हुई। अच्छा ये बताइए, जिस बात का जिक्र अब ये कर रहे थे, तो कह रहे महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी होती जा रही है। संगीता जी माननीय मोदी जी की बातों को कोई उतना सीरियस लेता नहीं है। अब पहले समझ में आता था कि वो जो कहते हैं मन की बात भी सब सुनते थे, लेकिन अब समझ में आने लगा है कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। जो भाई रेणुका चौधरी जी का अपमान कर दे, सूर्पनखा जैसे शब्द का प्रयोग करे, तो क्या एक पूरी महिला जाति का अपमान नहीं किया? आप महिलाओं की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, फिर बेटी पढ़ाओ भी कहते हैं, आपके ही मुंह से निकलता है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, उसके बाद आप कहते हैं आपने क्या महिला जाति का अपमान नहीं किया? ठीक है, ठीक है, इसमें रिएक्शन लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये महत्वाकांक्षाएं बहुत आसानी से सुन लीजिए संगीता जी, ये महत्वाकांक्षाएं फूट रही है क्या? ये महत्वाकांक्षाएं निकल के सामने आ रही है क्या अरविंद केजरीवाल की, कि राहुल गांधी की सदस्यता अभी निलंबित हुई, उससे पहले ही उन्हें लगा कि चलिए अब हम भी एक बड़ा चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले शुरू कर दिए गए। इससे पहले भी अडानी थे, इससे पहले भी सवाल उठ रहे थे, इससे पहले भी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, इससे पहले भी लगातार इस बात को उछाला जा रहा था, लेकिन तब केजरीवाल को नहीं लग रहा था कि उन्हें इस पर बोलने की जरूरत है। अचानक जब राहुल गांधी का मसला हुआ तो उनको भी लगा कि क्या एक हम भी विपक्ष के चेहरे के तौर पे सामने आ सकते हैं, हम भी एक विकल्प हो सकते हैं, ऐसा है क्या? नेहा जी देखिए, आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार भाजपा के लिए बोलती आई है, जो लगातार भाजपा के कारनामों को जनता के आगे दिखाती आई है। दिल्ली का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से चलता रहा है। तो आज से पहले तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं होगी ना नेहा जी, तो फिर माननीय अरविंद केजरीवाल जी कैसे बोलते? जब आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जो नहीं हुआ, 11 दिन से संसद नहीं चली, लेकिन 24 घंटे में एक फरमान जारी होकर सब कुछ हो गया, तो कितना स्पीड से काम हो रहा है, चाहे वो न्यायालय में हो चाहे फिर संसद में हो। आप स्पीड देखिए काम करने की। तो भाई फिर विपक्ष को बोलना पड़ेगा, कुछ गलत होगा, देश के लिए विपक्ष को खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने देश से बहुत प्यार है नेहा जी, लोकतंत्र से बहुत प्यार है, संविधान से बहुत प्यार है। ये विपक्ष अगर एकजुट होके ना आगे आए तो फिर ऐसे विपक्ष का क्या फायदा? रत्नाकर जी ऐसे विपक्ष का क्या फायदा जब ये विपक्ष एकजुट होकर सामने ना आए? अभी कर्नाटक का ही मामला देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल अपना राग गा रहे हैं, ममता बनर्जी अपना राग गा रही हैं, आप लोग अपना राग गा रहे हैं। अभी भी अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया देखिए हम तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। 2024 की तस्वीर क्या नहीं लगता विपक्ष के तौर पर धुंधली है अभी भी? नेहा जी देखिए, जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों का सवाल है तो विधानसभा का जो चुनाव होता है निश्चित रूप से वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्य में जो है वो सत्ता हासिल करने की कवायद करती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं। तो इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का कोई इस पे टीका टिप्पणी नहीं लेगा। लेकिन रही बात जहाँ पे लोकसभा चुनाव का, जहाँ पे केंद्र सरकार में मोदी सरकार बैठी है, तानाशाही सरकार, उसको हटाने की बात है, तो सारे विपक्षी दल आपने देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो करके और अपनी बातों को रखे कि किस तरह से और स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं हम लोग किस तरह से 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो इस तरह की सारी कवायद तो चल रही है, सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो गए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जब भाषण देते हैं उसमें तो ये कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी लोग एकत्रित हो गए। अब ये बताइए कि 62% जनता जिसको चुनी है, देश की 62% जनता, और उन जन नेताओं को भ्रष्टाचारी कह देना कहीं न कहीं वो उन लोगों का भी अपमान है जिन लोगों ने इन नेताओं को चुना। प्रधानमंत्री बिना कोई तथ्य सत्यापन किए सबको भ्रष्टाचारी कह देते हैं। तो ये तो इनका पुराना एजेंडा है, ये नैरेटिव सेट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी। मैं अश्विनी भाई से ही पूछना चाहता हूँ कि बता दे मुझे, कांग्रेस के ऊपर इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, 2G घोटाला, जल्दी से अश्विनी जी, फिर मैं जोशी जी का रुख करती हूँ, जल्दी से कांग्रेस जवाब ले लेते हैं नेताओं को आपने जेल में भरा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक मैं बता देता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि आज रत्नाकर जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि जितने ये भ्रष्टाचारी लोग आज जिनके घर में ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर, मैं बहुत पहले बोल चुका था। एक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं,
कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बता दिया कि 1,10,000 करोड़ की रिकवरी हुई है इन भ्रष्टाचारियों के हाथ से। और ये बताइए रत्नाकर जी, और कौन दूसरे सदन में 11 करोड़ लाभार्थी बताते हैं। तो अरे भाई, अब कल उन्होंने जो बताया है उसके कल की मैंने आपके सवाल का जवाब देना है, सुन लीजिए। और उसके बाद कौन सा तथ्य राहुल गांधी जी के पास है जिसके उस पर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये हैं, अडानी उनके दोस्त हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के पास कौन सा तथ्य है कि जो पैसा लगा रहा? आप लोग तथ्य विहीन बात करें और माननीय प्रधानमंत्री जी बोले उनके पास तथ्य नहीं है, उसमें तथ्य खोजेंगे आप? क्यों तथ्य खोज रहे हैं भाई? आपको तथ्य दे दिया सीबीआई और ईडी ने, पैसा पकड़कर पार्थ चटर्जी के यहाँ, आपके जो है इत्र वाले मित्र के यहाँ, आपके छत्तीसगढ़ में छापे खोलने वालों क्या पड़ रहे हैं, शराब वालों क्या पड़ रहे हैं। ठीक है, भूपेश बघेल इस समय कटघरे में है, ठीक है, सारे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, देखिए अगर ये आरोप लग रहे हैं जोशी जी, तो इसके पीछे की भी तो वजह समझनी होगी ना। क्या ऐसा नहीं है कि जहाँ सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हो वहां से कुछ ना निकल रहा हो? ऐसा है क्या? वहां से भी निकल रहे हैं, वहां से भी कितनी उगाई हो रही, कितने पैसे निकल रहे हैं, ये भी सभी के सामने है जोशी जी। इससे इनकार किया जा सकता है क्या? फिर उसके बाद ये कहना कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार है, अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन्हीं का पैसा लगा हुआ है, या फिर उन्हीं की कंपनी है, अडानी बढ़ेंगे तो वो बढ़ जाएंगे, ये तमाम चीजें, या फिर यूं कह देना कि तमाम जो भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए, ये कहाँ तक उचित है? नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है 2014 से हम देख पा रहे हैं कि जो ईडी है, इनकम टैक्स, सीबीआई है, उनके 3 ही काम बचे। पहला काम लोगों की छत करने का, दूसरा इनके सरकार बनाने का, तीसरा काम इनका बचा हुआ है कि जहाँ पर इनकी सरकारें नहीं है वहाँ पर उस सरकार को अस्थिर करने का, इस दिशा में इन्होंने काम करने का काम करा है। और नेहा जी, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो 2014 का जो चुनाव खड़ा हो रहा है, मैं अपने 28 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पे आपको कह सकता हूँ, ये चुनाव होने जा रहा है दोस्त बचाओ और विपक्ष के लोगों का नारा है इस बार, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हरदर्मिता है कि इनको अपने दोस्त अडानी को बचाना है। ये चुनाव केवल इस बात नहीं, देश कैसे बचाइएगा, कैसे बचाइएगा? यहाँ पे तो अपनी ढपली है, अपनी राग है सबके। बिना कांग्रेस पार्टी के क्या आपको लगता है कि कोई गठबंधन बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या रणनीति है आप लोगों की आगे की? मैं उसी को बताने का काम कर रहा हूँ नेहा जी। आपको 2 मिनट मेरे को सुन लीजिएगा कि आज देश देख पा रहा है कि क्या अडानी जी इस देश की प्रभुता एकता से बड़े हो गए। क्या जेपीसी की जो मांग है पूरे विपक्ष की, वो मान नहीं सकते थे प्रधानमंत्री इतना हट अपने मित्र के लिए? ये देश देखने का काम कर रहा है। अब बात करूंगा मैं आपकी, जो मुझसे आप पूछना चाह रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने की हिम्मत अगर किसी में है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी में, उनके नेतृत्व में यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी के सूर्यास्त करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी है, इनको सूर्यास्त करने की जिम्मेदारी है। पंजाब में ये लोग हैं, इनको करने की है। आदरणीय ममता जी है, उनको वहाँ पर है। या हमारे कांग्रेस के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिन राज्यों में आप बड़े भाई की भूमिका में हो, ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी सी बात, जिम्मेदारी की बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। 68% लोग आज सत्ता से बाहर है और बाकी आप लगा लीजिए 32% वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं। निश्चित तौर पर केवल एक ही हम लोगों का प्रयोजन होना चाहिए कि देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। उसके लिए चेहरे का क्या होगा? उसके लिए चेहरे का क्या होगा? किसके चेहरे पर आगे बढ़ा जाएगा? नेहा जी, मैं 28 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, अनुभव के आधार पे बता सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये हमेशा देश तय करता है। मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहब अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे। चरण सिंह जी को देश ने स्वीकार करा, देवी गौड़ा को करा, गुजराल जी को करा। आप बताइए इनके कितने सांसद थे, लेकिन जब देश ने तय कर दिया तो ये प्रधानमंत्री बने जितने लोगों का नाम मैंने आपको लिया। कह रहे देखिए, क्षेत्रीय दलों को भी उतनी ही तरजीह देनी पड़ेगी जितनी कि आप देना नहीं चाहते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई
एक ये सबसे बड़ा रोड़ा, अगर सबसे बड़ी बाधा आ रही है तो विपक्ष की रूपरेखा तय करने में, या फिर कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड करेगी इसमें आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका यही कहना है कि देखिए हर जो पार्टी है अपने अपने राज्यों में मजबूत है, फिर कांग्रेस आखिर उस स्थिति में क्यों अपने आप को देखती है जो पहले कभी हुआ करती थी। देखिए नेहा जी, जहाँ तक क्षेत्रीय पार्टियों गठबंधन का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यूपीए 1 भी चलाया है, हमने यूपीए 2 भी चलाया है, और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उनको साथ लेकर जो है हमने सरकारें चलाई हैं। तो हमको अनुभव, एक बार चुनाव 2024 में होगा, जनता जनार्दन जो है जनादेश देगी, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे सारे विपक्षी पार्टियों के बीच एक बैठक होगी, और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे की जो है सरकार को किस तरह से चलाया जा रहा है। तो ये आगे की अभी बात है। फिलहाल तो हम यही चाहेंगे और अभी कर भी रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पे लाकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, लेकिन क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी को कतई स्वीकार नहीं करती विपक्षी पार्टियां? ऐसा किसने कहा? नीतीश कुमार का स्टेटमेंट ले लीजिए। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने तो कोई आपत्ति उन्होंने नहीं जताई, और नहीं, तो वो साथ में तो नहीं दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा? आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने क्या कहा बताइए ना, उन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी जी के चेहरे पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आज जो उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पे कुछ नहीं कहूंगा। कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार ने और कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ेगी, सारे विपक्षी दलों के साथ लड़ेगी, तो हम भारतीय जनता पार्टी को 100 के अंदर सिमट कर रख देंगे। तो ये भी होने वाला है। ये तो हम स्ट्रेटेजिकली सारे देख रहे हैं ना। आपने अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, कौन सा विपक्षी दल क्या बोल रहा है, कौन सा आपके साथ दिखाई दे रही है। लेकिन अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही हैं, केजरीवाल आप लोगों से दूरी बनाए हुए हैं। नहीं, ये आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या है फिर बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। पूरा कर लूं बात। जी नेहा जी, देखिए सदन में ही आपने देखा कि किस तरह से विपक्षी दल सारे लोकतंत्र को बचाने के लिए एकत्रित हो गए। आज की परिस्थिति बहुत विषम है। आज देश जो है बड़े बड़े विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। कारण उसका ये है कि आज लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सारी केंद्रीय एजेंसियां हो या कोई भी एजेंसी हो, जो पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने राजनीतिक मकसद को साधने का काम कर रही है। चाहे वो ईडी हो, न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी हो, ये अपने राजनीतिक मकसद को साधने के लिए विपक्ष की एकजुटता को खत्म संसद करने के का अंदर काम विपक्षी एकता तो मजबूरी भी हो सकती है कि विपक्षी पार्टियां ये सोच रही है कि आज राहुल गांधी के साथ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जोशी जी, ये मजबूरी नहीं तो और से क्या कहेंगे? ये अगर ये मजबूरी नहीं है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी में प्रवेश करके गई थी तब भी इनवाइट किया गया था अखिलेश यादव को, तब क्यों नहीं पहुंचे थे? जब समापन हुआ था तब भी इनवाइट किया गया था, तब क्यों नहीं पहुंचे थे? क्या ये मजबूरी है कि संसद के अंदर साथ देना पड़ रहा है क्योंकि ये भी पता है कि आज उनके साथ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है? नेहा जी, देश बचाने का प्रश्न है, जैसे आप कह रही है ना, साथ देने का प्रश्न, वो प्रश्न नहीं है, देश बचाने का प्रश्न है। और एक गांव में हमारे कहावत है, अगर आपके पड़ोस में चोरी हो जाए तो खुश मत होइएगा, क्योंकि अगला नंबर आपका है। जिस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है, और आपको बता दिया, हम लोग उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पर सूर्यास्त करने की जिम्मेदारी हमारे नेता माननीय ये तो आपने बता ही दिया। देखिए मजबूरी है, क्योंकि अगर उनका नंबर है तो अगला नंबर आपका ही है, तो ये तो आपने तो ये देश के लोकतंत्र में कहीं लिखा हुआ है कि वन पार्टी रूल होगा? ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? इसकी विचारधारा क्या कहती है? इसकी विचारधारा ये कहती है कि विपक्ष नाम की चीज ही खत्म कर दो। ये भाव से ये लोग जीने का काम करते हैं, और निश्चित तौर पे इस देश की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता, वो अगर खतरे में किसी को देख के है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को देख के। ठीक है, ये मजबूरी थी क्या संगीता जी कि संसद के अंदर साथ देना पड़ा राहुल गांधी का? देखिए नेहा जी, जो देश में चल रहा है इस समय, और लगातार जिस तरह से हमने देखा कि एक टिप्पणी के ऊपर क्या किया जाता है भाजपा की तरफ से, और संसद में बात जनता के मुद्दों की नहीं हो रही है, चाहे वो आज महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो जनता भी ये देख रही है कि किस तरह के मुद्दे हैं और बात क्या हो रही है। पूरा विपक्ष खड़ा था कि जेपीसी बनाई जाए, और हठ धर्मिता के आगे
भाई कैसे माननीय मोदी जी को तो अपनी हठधर्मिता दिखानी है, दोस्त को बचाना है, रिश्ता निभाना है, तो फिर कैसे जेपीसी की जांच होती? तो जब लोकतंत्र खतरे में दिखाई देगा, जब तानाशाही नजर आएगी, तो खड़े रहना पड़ेगा। ये कोई मजबूरी नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं है नेहा जी। देश सबसे पहले है, जब देश रहेगा तभी राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, तभी उनका भी वजूद होगा। ठीक है, जब तानाशाही चलेगी, जनता पर मार पड़ेगी, तो कैसे इस संविधान की रक्षा होगी? ठीक है, अश्वनी जी बता दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो साफ तौर पे कह चुके हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के नहीं हुए, अपनी बीवी के नहीं हुए, अपने भाइयों के नहीं हुए, तो फिर वो अडानी के कैसे हो गए, ये समझ से परे है। क्योंकि अडानी के इसलिए हो गए क्योंकि उनकी कंपनी ही है वो। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर, विपक्षी दल जब एकजुट होकर इस बात को कह रहे हैं कि जेपीसी बिठा दीजिए ना, तो फिर किस तरह की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखिए नेहा जी, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, अब सनातन धर्म तो ये कहता, अगर सनातनी है वो, तो सनातन धर्म तो ये कहता है कि बच्चों की कसम नहीं खाई जाती, बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता है। और बच्चों की कसम खाकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति अगर ये सब बात कहे तो कितना भरोसा किया जा सकता है, ये आप और हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, राजनीति कभी हो रही थी, रत्नाकर जी का जवाब आपने दिया कि राहुल गांधी जी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। हमारे जोशी जी हमारे मित्र हैं यहाँ पर, अखिलेश जी ने बयान दिया। मत ना सर, उसी बात का जवाब दीजिए ना जो मैंने सवाल पूछा है। नहीं, मैं थोड़ा सा इन लोगों का भी जवाब देना जरूरी है। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, जेपीसी से किनारा क्यों? देखिए, जेपीसी से किनारा हम लोग नहीं कर रहे हैं। जेपीसी में पीसी शंकर साहब, एक बार जेपीसी बनाई गई वो फोर्स पर, जेपीसी के यही लोगों थे, अध्यक्ष वो थे, सारे लोगों को क्लीन चिट मिल गई। तो जेपीसी का कोई मतलब नहीं है। ये बाकी सब तो भ्रष्टाचारी हो गए। जब विपक्षी पार्टियां कहते कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, इसका तो सबूत हमें दे दो, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों है? एक बात बताइए कि देश आज ये जेपीसी की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो वो माफी नहीं मांग सकते हैं। शिवसेना ने स्क्रू टाइट किया तो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आप, गलत माफी मांग लिए होते। आप मुझे इतना बताइए ना, दिक्कत क्या है वहाँ, यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये थोड़ा सा समझा दीजिए, हमारे दर्शक भी समझ जाए कि अगर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, 11 दिन से संसद नहीं चल पा रही है, दिक्कत कहाँ आ गई? क्यों अगर जेपीसी बिठाने की मांग हो रही, को माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगे संसद चल जाएगी। और इन लोगों ने कल क्या किया? कल इन लोगों ने बेल में जाकर और सभापति जी के ऊपर कागज फेंकने का काम किया। तो इन लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। राहुल गांधी तो 4 बार सर्टिफाइड झूठे आदमी सुप्रीम कोर्ट पे हैं, उनको माफी मांगना पड़ रहा है। 3 बार राफेल पर मांगे, संघ के मुद्दे पर जेपीसी की जांच क्यों नहीं सर, ये बताइए ना। तो देश के मुद्दे पर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? माफी मांग ले। संसद में भी नहीं बताएंगे। अगर आप जो है राजनीतिक चर्चा अगर हमसे चाहती है तो राजनीतिक जवाब मैं इन लोगों का देना चाहता हूँ जो इन लोगों ने दिया। आप मुझे ये राजनीतिक चर्चा नहीं है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही है विपक्षी पार्टियां। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, कह रही है भ्रष्टाचार में डूबे हुए है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम और राजनीतिक पार्टियों को ये कह दिया जाता है कि पूरी जो भ्रष्टाचारी पार्टियां एक मंच पे आ गए। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है ना कि अगर आपको लगता है आ रहे हैं भ्रष्टाचारी सभी लोग हैं, मैं भ्रष्टाचार गिनवा देता हूँ, आप भी इसमें इंक्लूड है, आप भी उसके अंदर है, ये बता दीजिए ना। किसका? नहीं, आम आदमी पार्टी तो है ही है। कौन से डिटर्जेंट? आम आदमी पार्टी तो है ही है भ्रष्टाचारी, बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिनके मंत्री रहते हुए। आपसे तात्पर्य आम आदमी पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछ रही हूँ, आप भी उसके अंदर है क्या? नहीं, हम कैसे हैं? हम तो, मैं तो देख रहा हूँ लालू प्रसाद यादव जी 97 से बंद है जेल में, अंदर बाहर चारा घोटाला किसकी सरकार थी, उन्होंने घोषित किया। जयललिता जी को भ्रष्टाचार में किसने घोषित किया? जेपीसी से क्या दिक्कत है? एक सेकंड, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटती हूँ फिर से, रुकिए। चौटाला जी कैसे गए, रशीद मसूद जी कैसे गए, ये सारे भ्रष्टाचारी हैं और आज से नहीं है, तो उधर से ही क्यों निकलते हैं? तो भाजपा में कहाँ भ्रष्टाचारी? ठीक है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी जी जल्दी से। भ्रष्टाचारी है भाजपा में जल्दी। नेहा जी, भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी इस देश में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमने देखा था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को कैमरों से के बीच में रिश्वत लेते हुए पूरे देश ने देखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी अभियोग लगे, आप
उसमें अगर जाएंगी तो आप ये पाएंगी कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई नेता है किसी पार्टी में तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। अन्य दलों के लोग भी जब इनके साथ आ जाते हैं तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन इन्होंने क्रिएट कर ली है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें डालते हैं और गंगा जल इनके पास हमेशा रहता है, गंगा जल से उसको शुद्ध करने का काम कर देते हैं। और ये मशीन का जो निर्माण कार्यक्रम, मैं तो कह रहा हूँ विश्व स्तर पर ऐसी मशीन के लिए आदरणीय मोदी जी को जरूर पुरस्कृत करना चाहिए विश्व की संस्थाओं को कि कम से कम ऐसी मशीन इस काल में वो लाने का काम अगर किसी ने करा तो आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। ठीक है, सुन लिया आपने अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या क्या काम किया। देखिए सीधे सीधे आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं घुमा फिरा के एक सवाल है मेरा से दिया है, नहीं दिया। मैं हनुमान जी नहीं, वो छाती फाड़ के दिखा दूंगा। नहीं, जेपीसी से किनारा क्यों? ये कहीं किनारा नहीं है। हमको समझ करवा रहे हैं आप जांच? हमको लगाना है तो कर देंगे। हम विपक्ष कब करवा रहे हैं? हम देश जो है विपक्ष की मांग पर नहीं चलाएंगे। हमको सरकार चलाना है, जनता ने हमको मैंडेट दिया हुआ है, हम उस पर सरकार चलाएंगे। अगर हमको आवश्यकता लगेगी तो जेपीसी वो तो कह रहे हैं कि ये तो हठधर्मिता हो गई। कोई हठधर्मिता नहीं है, कोई हठधर्मिता नहीं है। ये लोग एक आरोप बताते हैं जिसका तथ्य हो। और रत्नाकर भाई कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी बगैर तथ्य के बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसका तथ्य ले आए, केजरीवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका तथ्य ले आए, कोई तथ्य प्रस्तुत कर दे। ठीक है संगीता जी, आप लोग देखिए आरोप तो लगाते हैं। आप तो सत्ता में आने से पहले भी ये कह रहे थे जी अगर हम सत्ता में आ गए तो कांग्रेस के एक एक नेता को जेल में डाल देंगे, हम तो जी ऐसा कर देंगे। आप सत्ता में भी आए, कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं गया। ये सिर्फ बातें ही है, ये सिर्फ आरोप ही है। ये कह रहे ऐसे कैसे हम आपकी बात पर विश्वास कर ले, जनता विश्वास कर ले आपकी बातों पर। आप तो बातें भी हवा हवाई करते हैं, ऐसे ही किसी पे भी आरोप लगा देते हैं। और भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के कितने मामले कितने मंत्रियों पे चल रहे हैं वो शायद आपसे बेहतर तो कोई और नहीं जानता होगा। बिल्कुल नेहा जी, आम आदमी पार्टी तो इनका सब कुछ जानती ही है। नहीं, आप अपने बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे ना। नेहा जी बताइए, क्या दिल्ली में हमारे पास तंत्र है? जो संस्थाएं हैं वो नहीं, जो तंत्र है वहाँ पे भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ना। देखिए नेहा जी, मतलब विपक्ष में कोई दागी है तो माननीय मोदी जी कहेंगे कि मुझे संसद से दागी लोगों को हटाना है, लेकिन जब इनकी पार्टी में है तो ये 50 तरह के अपने गिना देंगे। चाहे पहले वो कांग्रेस में थे तो वो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी थे, हेमंत बिश्वा थे, जैसे इनके वहां गए तो वो बिल्कुल दूध के धले हो गए। अभी भाई साहब ने भी कहा, जोशी भाई साहब ने, वॉशिंग मशीन है क्योंकि कमल साहब डिटर्जेंट पाउडर भी इन्हीं के पास है, उससे ये बिल्कुल धुल देते हैं। तो देखिए नेहा जी, जो आज माननीय मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिली हुई हैं तो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो माननीय मोदी जी को अपना स्वयं का गुजरात का भाषण सुनना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे वो भी यही कहते थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो भूल गए। तो देखिए मोदी जी का स्टैंड तो पल पल बदलता है। 2014 से पहले वो कुछ बोलते थे, 2014 के बाद उन्होंने कुछ बोला और अभी कुछ भी बोलते हैं। तो सब जब वो तीनों चारों भाषणों को देखते हैं ना मिला करके तो समझ में आता है कि कितना झूठ और कितना सच है। आज सब कुछ दिखाई देता है, चाहे कुछ भी कह ले। जनता को ये भी दिख रहा है कि जेपीसी की मांग के लिए जब पूरा विपक्ष चढ़ा हुआ है तो ये क्यों नहीं मान लेते? पूछे आपके नेता भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? ये तो इसमें तो स्पष्टीकरण दीजिए। करे ना नेहा जी, ये सिद्ध करें। नहीं ठीक है ना, देखिए एक उंगली जब हम दूसरे पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां तो अपनी तरफ भी तो उठती है ना। नेहा जी, तो इन्होंने माननीय अरविंद केजरीवाल भी तो केस लगाया, क्या मिला इनको? अभी मनीष जी को अंदर नहीं, जिन पे मिला वो तो अंदर है ना, क्या है उनके जिन पर मिला वो तो अंदर है। इन्होंने तो हमारे आधे से ज्यादा विधायकों पर केस करे हैं, कितनों को क्लीन चिट मिली है। आप ये खुद बताएं ना कितनों पर साबित कर पाए? ये नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 2 तो अंदर है, तीसरा और जाने की तैयारी में है। नहीं, तीसरा चौथा पांचवा ये सारे भेज दे, कोई परेशानी नहीं है आम आदमी पार्टी को। कोई भेजेगा थोड़ी ना, जनता के बीच से खड़े हो, कोई कैसे भेज देगा? देश की बात है, ठीक है। सत्ता पैरों से हिल गई है। माननीय मोदी जी महंगाई पर बोलने भाषण देने नहीं आ सकते। माननीय मोदी ठीक है रत्नाकर जी, सुन लिया ना आपने, ये कह रहे देखिए साफ तौर पे हम विपक्ष के कहने पर सरकार नहीं चलाएंगे, हम विपक्ष के कहने पे सरकार नहीं। ठीक है संगीता जी, ठीक है। उनके मुंह में दही जम जाती है। मैं एक लाइन और जोड़ सकता हूँ रत्नाकर जी के पहले, अगर इजाजत हो। हाँ, जल्दी से फिर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ये लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे के उसमें एक कमेटी भी गठित की है, सेबी को भी निर्देशित किया है।
तो हम अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी कर रहा है और हिंडनबर्ग को हम कोई एजेंसी ही नहीं मानते हैं जिसके खिलाफ फ्रॉड के केस अमेरिका में चल रहे हैं, तो हम जेपीसी क्यों गठित करें? ये रत्नाकर जी से मेरा ये था। अब रत्नाकर ठीक है, रत्नाकर जी कह रहे हैं विपक्ष के हिसाब से हम सरकार नहीं चलाएंगे। कमेटियां गठित करना, खाना पूर्ति करना, कई सालों तक कुछ उसमें कार्रवाई नहीं होना, कोई निर्णय नहीं आना, ये साफ बताता है कि इनकी मंशा जो है वो घोटाले को उजागर करना नहीं है। किसान आंदोलन में भी इन्होंने कमेटी गठित की थी। कमेटी में क्या निष्कर्ष निकला, इनको जरा पूछ लीजिए, क्या आया, क्या सुझाव दिए, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ हुआ किसानों का? आय दोगुनी हो गई भाई साहब? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सिर्फ कमेटी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, लानत है इस सरकार पे। जो हम कह रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जेपीसी जांच कराई जाए। लेकिन जी मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो है हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। देश के पैसा जो लगा हुआ है अडानी की कंपनी में, जो इन्वेस्टर, लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनी में, जो दिन प्रतिदिन डूबता नजर आ रहा है, आज हम उनके पैसा बचाने की हमारी कवायद है। लेकिन ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसलिए न ये चर्चा करना चाहते हैं, न सदन चलने देना चाहते हैं। अगर ये सदन चलने देना चाहते, अगर ये चर्चा करते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन इनकी मंशा जो है वो मुद्दों को डाइवर्ट करना है। कभी ये शिवसेना का स्क्रू टाइप की बात करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि सारे भ्रष्टाचारी एकत्रित हो गए। तो ये तमाम तरह के मुद्दे लेकर आएंगे जिससे कि जनता का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो। और मुख्य मुद्दा जो अडानी घोटाला हुआ है, 20,000 करोड़ जो 36 कंपनियों, शेल कंपनियों में से अडानी की कंपनी नहीं कह रहे, तथ्य रखिए ना सामने। ये कह रहे कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे हम जेपीसी बिठा दें? आप लोग लगातार हंगामा करते रहेंगे, हम जेपीसी बिठा दे। कह रहे हिंडनबर्ग के ऊपर तो कितने खुद मामले दर्ज है और वो झूठी कंपनी है, कितने मामले उसके ऊपर दर्ज है, उसकी कोई विश्वसनीयता है कि हम जेपीसी बिठा दे उस पर? नेहा जी, नंबर 2 की पोजीशन थी अडानी की, आज 40वें पोजीशन पे आके बैठ गए। 10.5 लाख करोड़ जनता का जो है वो डूब चुका है। और आप 10.5 लाख करोड़ जनता का डूब चुका है। और आप समझ सकते हैं कि जो जनता ने एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट किया था और एलआईसी ने लोन दिया था अडानी जी को, आज वो शेयर्स के दाम गिर गए हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है? क्यों इतना लाख करोड़ जो है गायब हो जाता है जनता का पैसा? उसके ऊपर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम जांच की मांग करें? अरे ये देश को आर्थिक, इतना बड़ा आर्थिक वहाँ घोटाला हुआ है, उस आर्थिक महाघोटाले का जांच नहीं करेंगे और ये अपने मित्र को बचाने की कवायद करते रहेंगे, मुद्दों को डाइवर्ट करते रहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी भ्रष्टाचारी कहेंगे, कभी दूसरा आरोप लगाते रहेंगे। आप जनता के सामने आइए और जो जांच जो है सदन चलवाइए। हम तो कहते हैं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन को चलाना। ठीक है, सदन को क्यों नहीं चलाते आप लोग? अश्विनी जी देखिए, अगर कुछ ऐसा है नहीं, ये तो कह रहे देखिए पूरी दाल काली है, दाल में काला नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। अगर आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, हम कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हम पे जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, तो दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना। एक और जांच हो जाएगी। इतनी जांचें होती है सर, कुछ नहीं निकलता, उसमें पैसा खर्च नहीं होता, उसमें समय बर्बाद नहीं होता। क्या एक और जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? मान लेता हूँ नेहा जी, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। लेकिन क्या कांग्रेस या विपक्षी दल न्यायपालिका पर भरोसा, यहाँ पर तो हिंदुस्तान में किसी भी संस्था पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी रत्नाकर जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर भी इनको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सप्रे के उसमें कमेटी आई है, उस पर भरोसा नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये निर्देशित किया है, जो अभी बात बोल रहे थे उसी की बात मैं बोल रहा हूँ, कि आपके धारा 19 का कहीं भी दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, आप देखिए उल्लंघन तो नहीं हुआ है। दूसरा, आप देखिए कि निवेशकों के साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोल रखा है, सेबी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। ये तो हम मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी और ये संस्थाएं कोई न कोई अगर आती। अब हिंडनबर्ग जो एक शॉर्ट सेलर था, उसका नाम लेकर शॉर्ट सेलर जैसे ही उसने रिपोर्ट वो किया, उसके पहले उसने शेयर लिए थे और अडानी के शेयर गिरते ही उसने शेयर जो है खरीदे सारे। तो शॉर्ट सेलर का है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं उसकी प्रासंगिकता नहीं है। तो हम कैसे उसकी बात पर हम जेपीसी की बात कर ले? अगर सेबी कहता, अगर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट कहता, अगर कोई और हिंदुस्तान की ने विश्व की कोई बढ़िया एजेंसी कहती, तो हम जेपीसी बैठा लेते। एक बैंक था जिसमें स्विट्जरलैंड के
का उसने हिंदुस्तान में उसने खाता खोला, वो खोला था, ब्रांच खोला था। वो उसने जो है सबसे पहले एक वो किया कि अडानी को हम जो है उनके बांड की कीमत नहीं मानते हैं। यूएसबी या यूबीएस कुछ ऐसे नाम था उसका। वो बैंक डूब गया। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आप जीरो हो गया। जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी कर रहे थे, कह रहे यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है और इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की भी सरकार थी, उससे पहले भी बहुत सरकारें रही है, उससे पहले भी आपकी सरकार रही है और उसके बाद फिर कांग्रेस की यूपीए की सरकार बनी और फिर आपकी सरकार बनी। स्थायी कुछ नहीं है। कह रहे हैं जो बोएंगे आप वही काटा जाएगा, जो बो के जा रहे हैं वही काटा जाएगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जनता ने जो मोदी जी के अच्छे कामों का आशीर्वाद देकर उनको दोबारा बनाया और तिबारा भी 24 में नहीं तो विपक्ष में रहते हुए क्या आप लोगों ने ये मांग नहीं की कभी कि इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए या इस मुद्दे पर बेहतर तरीके से जेपीसी की जांच होनी चाहिए? आप लोगों ने कभी मांग नहीं की क्या? मौजूद उस वक्त की सरकारों ने कभी जांच नहीं करवाई क्या? नहीं, अगर आप इस बात को कह देते हैं कि विपक्ष के कहने पर हम जांच नहीं करवाएंगे तो ये कहाँ तक उचित है सर? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है। जब इनको भरोसा नहीं है तो फिर देश की जनता जान रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, लेकिन वही जयराम रमेश जी टाइगर जिंदा है भी बोलते हैं। एक अपना कुछ होता है तो टाइगर जिंदा है, नहीं तो कमेटियों पर भरोसा नहीं है, जस्टिस सप्रे पर भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है वो, उन पर भरोसा नहीं है इन लोगों को। ठीक है, रत्नाकर जल्दी से, फिर मैं जोशी जी का रुख करती हूँ जल्दी से। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो राग अलाप रहे हैं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों विपक्षी पार्टियां जो जेपीसी की मांग कर रही है। देखिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसको बहुत बड़ा अधिकार होता है। वो अधिकार के तहत वो किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये बताइए, ये कमेटी जो इन्होंने गठित की है वो कितना प्रभावशाली रहेगा? क्या प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है क्या? प्रधानमंत्री जो मोदी जी इसमें इन्वॉल्व इस तरह से कहूंगा क्योंकि वो अडानी के मित्र हैं, तो उनका नेचुरली इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर इस तरह की बातें जब आएंगी तो वो क्यों प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न इंक्वायरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और जेपीसी की जांच होना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि सारे लोग वो जज में आएंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। अरे भाई, आए तो थे नरसिम्हा राव जी को आप लोगों ने कोर्ट में खड़ा तो किया था, भ्रष्टाचार के ऊपर आचार वाले ने किया था, उनको कोर्ट में जाना पड़ा था। क्यों नहीं करा रहे? की सरकार थी, अपने ही प्रधानमंत्री को आप लोगों ने खड़ा किया था। जांच करा लीजिए, कोर्ट में भेजा था, वो भी भ्रष्टाचार। तो तब आपने भी तो सवाल उठाए थे सर, आपने नहीं उठाए थे क्या सवाल? आप भूल गए क्या अश्विनी जी? अश्विनी जी भूल गए क्या उस दौर को भी? लेकिन तथ्य चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। 40% कमीशन वाली करना। पेगासस मुद्दे पर भी जेपीसी की मांग हो रही थी, तब भी आप लोगों ने नहीं किया। अब इस मुद्दे पर भी हो रही है मांग, तब भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। तो फिर ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, लेकिन ये क्या विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत करता है जोशी जी? ये जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये भ्रष्टाचारी सारे एक मंच पे आ गए, तो क्या इस तरह की बातें और ज्यादा मजबूती देती है विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए? कितनी सीट देंगे यूपी में कांग्रेस को? एकजुटता का ये नहीं है, विपक्ष का एकजुटता का एकमात्र कारण है कि देश बड़ा है और देश में लोकतंत्र बड़ा है, संविधान बड़ा है। इसको लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को, हमारे देश के लोकतंत्र को जिस प्रकार ये लोग का रवैया है, उसकी लड़ाई को सब लोग लड़ना चाहते हैं और ये जिम्मेदारी सबके अपने अपने प्रदेशों में या जिस जगह जहाँ जो मजबूत है उन पार्टियों की है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकते हैं फिलहाल तो सभी के अपने अलग अलग राग है, लेकिन ऐसे में 2024 की लड़ाई कितनी मजबूती के साथ विपक्षी पार्टियां लड़ पाएगी भारतीय जनता पार्टी से, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल जो लड़ाई है वो तमाम विपक्षी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन विपक्षी एकता का मजबूत होना और उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।